Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to start with a very interesting chapter that is fundamental rights. ठीक है, जो बुक हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो है लक्ष्मीकांत द लेटेस्ट एडिशन विच इज आई थिंक द 7th एडिशन और उसमें ये है चैप्टर नंबर 8. ओके, सो आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स है ये एनश्राइंड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आपके एनश्राइंड है. अगर आप देखिए इंस्पिरेशन, तो फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने की इंस्पिरेशन हमें आई यूएसए से. यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स है उसको देखने के बाद फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन आया. राइट, फंडामेंटल राइट्स जो है आप देखेंगे हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये मोस्ट एलैबोरेट है. आप बाकी देशों के देखेंगे इंक्लूडिंग यूएसए तो वो इतने एलैबोरेट फॉर्म में मेंशन्ड नहीं है जितने हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है. राइट, फंडामेंटल राइट्स का आप एम अगर देखें तो सिंपल है. आप एक आइडियल प्रमोट करना चाह रहे हैं. क्या आइडियल होगा वो? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का. ठीक है, यहां पे लिखे हुए वर्ड्स अभी आपको सारे देखने हैं. क्या क्या है? इंस्पिरेशन बिल ऑफ राइट्स से, यूएसए से, मोस्ट एलैबोरेट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 है ये. राइट, और आइडल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, अगर आप देखिए तो ये प्रिवेंट करता है एक चीज. क्या प्रिवेंट करता है फंडामेंटल राइट्स? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल. ठीक है, कोई भी लीडर एक डेमोक्रेसी में जब इलेक्ट होके आता है, राइट, तो वो कुछ राइट्स है जो लोगों से वो नहीं छीन सकता. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है बनने से रोकता है फंडामेंटल राइट्स. कुछ सर्टेन राइट्स है जो हर इंसान के पास एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है और वो बनाता है डेमोक्रेसी. राइट, आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाने का काम करता है ये फंडामेंटल राइट्स. राइट, आप देखेंगे कि लिमिट करता है ये टिरनी ऑफ द स्टेट को. राइट, लिमिट करता है ये डिस्पोटिज्म को, लिमिट करता है, प्रिवेंट करता है अथॉरिटेरियन रूल को. राइट, और अगर आप बोलें एक जार्गन अगर आपको यहाँ पे थ्रो करना हो वो है इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन. व्हाट डज दिस मीन? कि गवर्नमेंट आती जाती रह सकती है बट लॉज के हिसाब से ही चलेगी. एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा. राइट, गवर्नमेंट ऑफ लॉज बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ मेन नहीं. ये नहीं कि कोई और आया, कोई और आइडियोलॉजी का की गवर्नमेंट आती है और वो कुछ और कर देती है. ऐसा अलाउड नहीं है. एक फ्रेमवर्क है जिसके विद इन गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा. इसीलिए ये एस्टैब्लिश कर रही है अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन. राइट, इतनी चीज आपको समझ आई? राइट, इसके अलावा हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को ओवरऑल वो मॉरल, स्पिरिचुअल, मटेरियल डेवलपमेंट में इन फंडामेंटल राइट्स का क्या रोल है. राइट, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर में. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे हम वो देखने वाले हैं, और कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जो डिलीट हो गया था फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये भी देखने वाले हैं. अभी तक आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्पिरेशन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, मोस्ट एलैबोरेट, आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए आया है, एस्टैब्लिशमेंट रोकता है ऑफ अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल. राइट, स्टॉप्स द एस्टैब्लिशमेंट, like limits the establishment of authoritarian or despotic rule, and establishes a government of laws and not men. Right, इतना क्लियर है? हम कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे. सबसे पहले यू मस्ट नो इट इज राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, अगर आप देखें तो ये 14 से लेके 18 तक मेंशन्ड है. 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि यहां पर आप देखेंगे 5 है आर्टिकल्स फॉर राइट टू इक्वालिटी. ओके,
देन यू हैव राइट टू फ्रीडम. ठीक है. आर्टिकल नंबर जो मेंशन्ड है वो है 19 से लेके 22, 19, 20, 21, 22, यानी कि यहां पे है 4 आर्टिकल्स. राइट. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल नंबर देख लेते हैं 23 से लेके 24 तक, यानी कि यहां पे है 2. ओके. देन यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल नंबर देख लेते हैं 25 से 28, यानी कि 25, 26, 27, 28, 4. Okay, 4 articles for right to freedom. Fifth is cultural and educational rights. Article number है 29 से 30, 29 and 30, 2, right? And then you have right to constitutional remedy. ठीक है. आर्टिकल 32, दिस इज 1. क्या क्या ध्यान देना है देख लेते हैं. EFE, इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. RCR, रिलीजन, कल्चर एंड रेमेडी. कैसे याद रखोगे? EFE, which is equality, freedom, exploitation. RCR, religion, and then you have cultural and educational rights, and then you have remedies. Okay, EFE and RCR. Equality, freedom, exploitation. R for religion, C for cultural and educational rights, and R for remedies. Right? इसके बाद आपको पता है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से स्टार्ट होगा, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो नंबर 32 है. ये ऑफ कोर्स आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके रटने के लिए है. अदरवाइज आई थिंक ऐसे आप आर्टिकल नंबर 17, 18 आप ऐसे बोलोगे तो आप आफ्टर सम टाइम आपको पता होगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहे हैं. ठीक है. इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी. बट फॉर द फर्स्ट टाइमर्स प्लीज इसे याद कर लो. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होता है वो आर्टिकल नंबर 32 है, और राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. इक्वालिटी में 5 है, देन यू हैव 4, देन यू हैव 2, देन यू हैव 4, देन यू हैव 2, देन यू हैव 1. 5, 4, 2, 4, 2, 1. EFE, RCR. E equality 5, F freedom 4, then you have E against exploitation 2, R religion 4, 2 cultural and educational rights, and R remedy 1. ठीक है. ये आर्टिकल नंबर मैं बोल रही हूँ. जैसे 5 हमने याद किया है, 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू इक्वालिटी के लिए हैं. देन 5, 4, राइट. तो 4 इज 4 आर्टिकल्स, तो 19, 20, 21, 22 किसके लिए है? नेक्स्ट फ्रीडम के लिए. राइट. देन यू हैव 2 आर्टिकल्स 23, 24 फॉर exploitation, against exploitation. Then you have 4, 25, 26, 27, 28 for religion. Then you have 5 for cultural and educational rights, 29, 30. You have 2, 29 and 30, right? And then you have right to educational, right to constitutional remedies, which is 1, 32. 5, 4, 2, 4, 2, 1 and EFE, RCR. इतना याद रखोगे? ये आप 1-2 बार लिखोगे, 1-2 बार देखोगे, लर्न हो जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. हाउएवर आप देखेंगे कि एक आर्टिकल नंबर 31 भी एग्जिस्ट करता था. ठीक है. आर्टिकल नंबर 31 जिसकी हमने बात ही नहीं की. हमने बोला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30. ठीक है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की तो वो था आर्टिकल नंबर 32. बट 31 कहाँ गया? एक्चुअली आर्टिकल नंबर 31 जो था
वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट, और इसे डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम पार्ट 3 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके, तो आर्टिकल नंबर 31 ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, और इसे यहां से अलग कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। पर क्या राइट टू प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था? ऑफ कोर्स राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये कहीं और मेंशन्ड है। वो जगह कौन सी है? इट इज आर्टिकल 300A पार्ट 12। ठीक है, सो दिस इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है बट लीगल राइट है। ओके, अब हम इसे थोड़ा और सोचने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। EFE, सो E stands for equality. Think and write on a paper. EFE, ठीक है, इक्वालिटी था, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, 14 से स्टार्ट हो रहा था ये, और हमने क्या बोला था? 542, राइट, 542, 421, राइट, ऐसे थे। तो 5, 14, 15, 16, 17, 18, राइट, देन फ्रीडम आया तो उसके लिए 4 है, राइट, तो 19 टू 19, 20, 21, 22, राइट, देन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, ठीक है, इतना हुआ। देन वी हैव RCR, रिलीजन, राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये, राइट। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या होगा? 4, राइट, दैट इज 25 to 28। देन यू हैव C, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, 2 है इसमें, तो ये हो जाएगा 29 एंड 30, राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज 1 आर्टिकल नंबर, एक आर्टिकल इसके लिए 32, 31 यहाँ पे मिसिंग है, और 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, और ये कहां पे मेंशन्ड है? अब 300A में, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपकी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बट वो लीगल राइट जरूर है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है। सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, उनमें से कुछ हैं दैट आर अवेलेबल टू ऑल, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, और ऐसे कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो सबके पास अवेलेबल है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दे आर एब्सोल्यूट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, कि इन फंडामेंटल राइट्स पे सर्टेन सिचुएशंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये रीजनेबल है या नहीं, ये डिसाइड करेगी कोर्ट। क्या मतलब है इस बात का? कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। इन फंडामेंटल राइट्स पे
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है कौन? स्टेट। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स पे, पर ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं इसका डिसीजन लेती है कोर्ट। बैलेंस आप देख रहे हो लेजिस्लेचर जुडिशरी के बीच में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन पे इंपोज किए जा सकते हैं बाय द स्टेट। ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं ये डिसाइड करती है कोर्ट। सो देयरफॉर यहां पे आप देखेंगे कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। बैलेंस बिटवीन व्हाट? बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस राइट्स ऑफ सोसाइटी। राइट, इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटी के राइट्स, उनके बीच में बैलेंस बनाने की यहां पे कोशिश की जा रही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये कैसे आए और किन राइट्स पे आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, कब लग सकते हैं, जब अभी हम डिटेल में सारे राइट्स पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, थर्ड है, ये सारे के सारे अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट व्हाट? आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये सारे अगेंस्ट है, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के खिलाफ भी हैं। आप देखेंगे जब अभी हम पढ़ने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, तो आप देखेंगे कि कैसे कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ है और कौन से ऐसे है जो इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शंस के खिलाफ है। ठीक है, हम इसमें से देखेंगे कि कुछ हैं जो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, मतलब कि लिमिटेशन इंपोज कर रहे हैं। राइट, और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव इन कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो कि प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। कौन से हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो लिमिटेशंस लगा रहे हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसाइबल हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुए हैं। जस्टिसाइबल है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट के पास जा सकता है। कौन से कोर्ट के पास जा सकता है वो हम अभी डिटेल में करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर डिफेंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सुप्रीम कोर्ट का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय हु? बाय द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिफेंड हुए हैं और गारंटी हुए हैं बाय हु? द सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ रहे हो आप? अगर कोई इंसान है जिसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो वे ऑफ अपील से जाए। राइट? क्या फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है? नो, दे आर नॉट परमानेंट। पार्लियामेंट उनको कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है। ठीक है, लेकिन कैसे रिपील कर सकती है या कर्टेल कर सकती है? ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑर्डिनरी एक्ट लाकर आप फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई, अमेंड, कर्टेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, राइट? ऑल्सो अगर आप देखें कि
विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको करना होगा, ठीक है, आपको ये विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, और पार्लियामेंट इसको कर्टेल कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है? आप नॉन परमानेंसी क्यों दिखा रहे हो फंडामेंटल राइट्स की? ऑफ कोर्स हम कुछ सिचुएशंस की अगर बात करें, जैसे कि अगर आप देखें कि नेशनल इमरजेंसी हो, तो क्या कंट्री की सिचुएशन नॉर्मल है? नहीं है, इमरजेंसी ही एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दे आर सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स जो वो सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20, 21। ठीक है, कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो जिनको प्रेसिडेंट बताता है सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे, ये सब हम नेशनल इमरजेंसी जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12, तब हम ये डिटेल में करने वाले हैं। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो नॉन परमानेंट नहीं है, दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखें तो वो लिमिटेड है बाय आर्टिकल 31A, राइट, आर्टिकल 31B, 9th शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड 31C। ये तीनों जो है हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे, बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 31A, 31B, 31C जैसी कोई चीजें हैं जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन को लिमिट कर रही हैं फंडामेंटल राइट्स के। ये क्या है, ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, डू नॉट वरी, ठीक है। उनका जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट्स का, आर्म्ड फोर्सेस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे और पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, और इस टाइप की सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 पढ़ेंगे तब देखेंगे, और आर्टिकल 33 भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उन्हें अब्रोगेट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। ये हम करने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मार्शल लॉ लगा हो अगर, तो फिर फंडामेंटल राइट्स जो है उस पे किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन होगा, ये हम देखेंगे आर्टिकल 34 में, राइट। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटरी का क्या मतलब होता है? मतलब कि खुद ही डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए लॉज बनाना पड़ता है उन्हें इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। और ऐसे लॉज सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, ठीक है। क्यों बना रही है पार्लियामेंट? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो पूरे कंट्री में। मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको लॉज बनाने पड़ते हैं, वो लॉज बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है। स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉज नहीं बना सकती है, पार्लियामेंट इस पे लॉ इसलिए बनाती है ताकि यूनिफॉर्मिटी हो थ्रू आउट द कंट्री, राइट। दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं आर्टिकल 13 से शुरुआत, एंड आर्टिकल 35 पे हम ये चैप्टर खत्म